स्वागत है आपका एक्सरजी के भाग 3 लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरजी के बारे में पढ़ा, कैसे नॉन फ्लोइंग और फ्लोइंग सिस्टम के लिए एक्सरजी निकाला जाता है, और ख़ास तौर पे एक्सरजी चेंज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यूजफुल वर्क जो किसी भी प्रोसेस के एक स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में होता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे जो एक्सरजी के जो 3 तरह के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक्सरजी इन जनरल जो है, जैसे कि एनर्जी के हिसाब से, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम में वो ट्रांसफ़र हो सकती है, सिस्टम के बाहर या अंदर भी आ सकती है, लेकिन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हीट के माध्यम से भी एक्सरजी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वर्क के माध्यम से भी, और मास फ्लो की वजह से भी। तो जब वर्क होता है तो वर्क तो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, बट हीट जो है वो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये उसका जो है आप कन्वर्जन 100% नहीं कर सकते, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्योंकि हीट जो है वो डिसऑर्गेनाइज एनर्जी है, उसका कुछ ही पोर्शन जो है, कुछ ही भाग जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि किस तरह से कर सकते हैं मैक्सिमम, और वो उसके लिए आपको रिवर्सिबल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग कार्नोट का इंजन यूज़ करते हैं जो कि रिवर्सिबल है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो हम यहाँ पे लिखी हुई है 1 - T0/T। इसी को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि कितना आप वर्क निकाल सकते हैं हीट से, और वही आपका एक्सरजी ट्रांसफ़र होगा। तो एक्सरजी का जो फॉर्मूला है निकल के आता है वो ये है, ये बल्कि सिंपली ईटा इंटू TH है। ठीक है, तो यही ईटा आपका जो है ये वाला पार्ट है। तो इतना हीट का मल्टीप्लाई करेंगे ईटा तो निकल के आएगा एक्सरजी, जो कि आपका यूजफुल वर्क है। ठीक है, अब ये आपका एक्सरजी ट्रांसफर बाय हीट है। जब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं आप, किसी भी क्षण जो अगर डेल्टा क्यू निकल के आ रहा है, ये दे रहे हैं सिस्टम को से निकल के आ रहा है, तो उसको अगर इस पर आप हीट इंजन लगाते हैं तो इतना अमाउंट आपका काइंड ऑफ dx आ जाएगा, और वो इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। ना एक्सरजी का जो हीट ट्रांसफ़र के माध्यम से है वो उसका डायरेक्शन भी रहता है। अब डायरेक्शन जैसे हीट ट्रांसफ़र और एक्सरजी का सेम रहता है जब टेम्परेचर सिस्टम का सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मीडियम है, ये वॉल है, ये T1 से T2 की तरफ जा रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र तो कांस्टेंट इस तरह से आ जा रहा है। लेकिन इंट्रॉपी, जैसे हम जानते हैं कि इंट्रॉपी अगर रिवर्सिबल मान के चले तो जो इंट्रॉपी ट्रांसफ़र होगा वो सिंपल सा Q/T1 होगा यहाँ पे, और वो लेकिन जब दूसरे साइड जो बढ़ रहा है उसकी जो इंट्रॉपी होगी वो बढ़ जाएगी, और वो Q/T2 होगा, क्योंकि T2 कम है इसीलिए आपका, और Q फिक्स है तो इसीलिए आपका एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसी ये जो एरो दिया हुआ है, इतना अमाउंट जो है वो एंट्रोपी जनरेट हो गया। लेकिन जब एक्सरजी की बात करेंगे तो एक्सरजी जो है आपका 1 - T0 ईटा बाई थीटा रिवर्सिबल Q है। तो अब 1 - T0/T1 जो है वो T0 कुछ मान के चले सराउंडिंग का, वो फिक्स होगा। तो ये अमाउंट तो बड़ा है, बट जब दूसरे साइड पे देखिए, जब टेम्परेचर जहाँ कम हो जाता है वो एक्सरजी जो है उसकी कम हो जाती है, कुछ एक्सरजी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वैसे ही है जैसा ही चेंज हो रहा है। अगर ऐसा स्थिति है कि आपके जो सराउंड इन्वायरमेंट है वो उसकी टेम्परेचर कम है सिस्टम से, जिसे कोल्ड मीडियम कहते हैं, तो उसका डायरेक्शन जो अपोजिट हो जाएगा। और ये चर्चा हम नहीं करेंगे इस पर, इसके लिए आप रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में आपको और डिटेल में पता चलेगा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं एक्सरजी जो वर्क का जो है ट्रांसफ़र का, उसको हम सिंपल सा लिखते हैं। अगर कोई बाउंड्री वर्क नहीं है तो सिंपल टोटल वर्क हो जाएगा। जितना भी आप वर्क कर रहे हैं उसको जो वर्क है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, यूज़फुल वर्क हो जाता है, वो कम्प्लीटली आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सराउंडिंग अगर कुछ बाउंड्री है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर की बात करते हैं, तो एक्सरजी ट्रांसफ़र वर्क जो हो जाएगा W - W सराउंडिंग होगा, क्योंकि वो जो लॉस है सराउंडिंग का, वो अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो लॉस हो जाएगा, जो कंप्रेस करेगा तो गेन होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो ये एक्स वर्क जो है वो W - W सराउंडिंग के फॉर्म में लिखा जाता है इसमें। अगर मास है तो अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि मास के लिए हमें एक्सरजी फ्लो सिस्टम का लेना पड़ेगा। ये पर यूनिट मास है, तो यहाँ पे H - H0 - T0 S - S0 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये एक्सरजी ट्रांसफ़र बाय मास होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी था कैसे उसे डेल्टा साई यूज़ करते हैं आप, अगर उसको यूज़फुल कुछ काम करने के लिए।
अब इस चीज़ को हम जोड़ते हैं कॉन्सेप्ट से, जिसमें कि हम ये कहेंगे कि कोई भी सिस्टम अगर प्रोसेस कर रहा है, तो जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम पहले जो है अगर हो रहा है कुछ अंडर प्रोसेस में है, तो प्रोसेस अगर हो रहा है तो फाइनली इंट्रॉपी जनरेट होगा या ज़ीरो रहेगा। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेस किस तरह से आप कर रहे हैं, इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। उसी तरह अभी हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे एक्सर्जी भी कैसे जुड़ता है इससे, ठीक है। तो हमें पता है कि एस जनरेशन जो है, एंट्रोपी का जनरेशन किसी भी प्रोसेस में आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होता है। और हम प्रूफ करेंगे कि जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो डिस्ट्रॉय होगा, जो एक्सर्जी जो वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी प्रिंसिपल पढ़ा, एंट्रोपी के प्रिंसिपल पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल, मतलब एक्स डिस्ट्रक्शन होना है तो एक्सर्जी तो कम होना ही होना है प्रोसेस में। ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, जिसमें हम लोगों ने कहा था पहले कि भाई एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा या ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो मतलब चेंज ज़ीरो होगा, मतलब कोई और चेंज नहीं होगा, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि इन जनरल एंट्रोपी बढ़ता ही रहता है। ओके, केवल रिवर्सिबल केस में, जो कि एक आइडियल केस है कि एंट्रोपी को स्टैटिक रहता है। उसी तरह एक्सर्जी हम कहेंगे कि एक्सर्जी कम होता जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिक्रीज ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल। और जो जब कांस्टेंट रहेगा तभी हो पाएगा जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, जो कि ये है, ठीक है। इसमें आपका आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एनर्जी बैलेंस करें तो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। चूँकि आइसोलेटेड है, कोई एनर्जी आ नहीं रही है, कोई एनर्जी जा नहीं रही है, तो डेल्टा ई सिस्टम जो है ज़ीरो इक्वल टू ई टू माइनस ई वन होगा। और इंट्रोपी अगर बैलेंस करें, जो अपने पहले किया था, एस इन माइनस एस आउट, उस प्रिंसिपल से, प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। अब एस इन और एस आउट, क्योंकि इंट्रोपी भी चेंज के लिए आपको मास या फ्लो चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो आपको ये ज़ीरो हो जाएगा और बचेगा एस जनरेशन इज इक्वल टू एस सिस्टम, सो डेल्टा एस सिस्टम। तो ये निकल के आएगा एस जनरेशन इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसे ऊपर वाले इक्वेशन 1 माने और इसको आप इक्वेशन 2 माने, और मैं ये कहता हूँ कि भाई माइनस T02 इक्वेशन 2 प्लस 1, ये अगर करें तो ये निकल के आएगा, ठीक है। मानते हैं कि ऑफकोर्स ज़ीरो है, ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है, बट इसको हम यूज़ करना चाहते हैं और आपको समझ में आएगा क्यों इसका। तो इसको हमने क्या किया कि सेकंड वाले इक्वेशन में माइनस T02 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया फर्स्ट वाले में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये निकल के आया माइनस T0 एस जनरेशन, और राइट हैंड साइड में ये निकल के आया E2 माइनस E1 माइनस T0 S2 माइनस S1, ठीक है। अब क्या है कि एक्सर्जी चेंज जो है, अगर ध्यान दिया जाए, जो पहले हम लोगों ने कहा था कि इस सिस्टम में जो एक्सर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका x2 माइनस S1, तो वो निकल के आएगा E2 माइनस E1 प्लस P0 V2 माइनस V1 माइनस T0 S2 माइनस S1। नोट कीजिए, मैंने इंटरनल एनर्जी U नहीं यूज़ किया है, सीधा E यूज़ कर दिया है, तो बात बराबर ही है। इसमें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बाकी काइनेटिक एनर्जी और ये सब चीज़ ज़ीरो है, या उसी में प्लग इन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जनरल डेफिनेशन है इसमें कि टोटल एनर्जी आ गया इसमें सिस्टम का। अब इसमें नोट कीजिए, मैंने क्या किया कि E2 माइनस P1 प्लस P0 V0 माइनस V1 आइसोलेटेड है, और इसमें इन जनरल इसका कोई वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, तो इस प्रोसेस में ये वाला टर्म जो है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री वर्क भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये पार्ट जो है P0 V2 माइनस V1 ज़ीरो रहेगा। तो आपका ये x2 माइनस x1, तो ये निकल के आया, और ये बल्कि सेम है, ये आपको ये कह रहा है कि माइनस T2 S जनरेशन है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि माइनस T2 S जनरेशन है ना, हमें पता है कि S जनरेशन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो जो चेंज इन एक्सर्जी है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है कि एक्सर्जी कम होगी या कांस्टेंट रहेगी, तो यही बता रहा है। तो यही आपका एक डिक्रीज ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल निकल के आया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आइसोलेटेड को हमेशा हम वैसे लिख सकते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज़ होगा वो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होगा,
तो इरिवर्सिबिलिटी आपका या तो एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये एक्सर्जी आपका डिस्ट्रॉय कर देगी, तो आपका यूज़फुल एनर्जी, यूज़फुल वर्क जो है कन्वर्ट जो कर सकते हैं वो कम हो जाएगा। और ये रिवर्सिबिलिटी किस लिए है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन है, मिक्सिंग है, केमिकल रिएक्शंस है, हीट ट्रांसफ़र अगर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में है, या बहुत तेज़ी से आपका एक्सपेंशन हो रहा है, नॉन क्वाजी इक्विलिब्रियम कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये सब जो है आपका इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम में लेके आता है। और इसको हम जो कह रहे हैं, जो चेंज है x2 माइनस x1 आइसोलेटेड, ये निकल के आएगा डिस्ट्रक्शंस के हिसाब से, क्योंकि ये चेंज है तो ये लॉस हुआ, तो ये जो डेल्टा एस है इसको हम कह रहे हैं कि ये एस डिस्ट्रॉयड है। तो एस डिस्ट्रॉयड जो इसको कह रहे हैं कि एक्सर्जी डिक्रीज इन एक्सर्जी, ये हो गया एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड, ये निकल के आएगा T0 एस जनरेशन। तो ये एक रिलेशन बन के आ जाएगा कि एक्स डिस्ट्रॉयड जो लॉस हो रहा है ये आपका सीधा प्रोपोर्शनल है, सीधा इंट्रोपी जनरेशन से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये रिलेशन मिल गया है, तो एक्स डिस्ट्रॉयड जो है वो 0 होगा जब रिवर्सल प्रोसेस होगा, और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एक्सर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्लोज सिस्टम में। तो किसी भी सिस्टम में आपके पास एक्स इन या एक्स आउट होगा आएगा, और एक्स आउट जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्सर्जी इन, एक्सर्जी आउट, एक्सर्जी का जो लेके आता है वो सिस्टम में अगर आना है तो आपके मास के थ्रू लेके आएगा, या हीट के थ्रू लेके आएगा, या वर्क के थ्रू, और सिमिलरली एक्स आउट जो है मास हीट वर्क के है। तो इसको अगर आप सिस्टम इसको बैलेंस करें तो टोटल एक्सर्जी इंटरिंग जितना निकल के आया माइनस जो बाहर जा रहा है, और प्लस माइनस फिर जो डिस्ट्रक्शन हो गया, जो वेस्ट हो गया, वो इक्वल होना चाहिए जो चेंज इन टोटल एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये एक्सर्जी बैलेंस है। इसमें जैसे ये लॉ की बात है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एक इंजीनियरिंग वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, ये याद रखिए। चाहे वो एंट्रोपी बैलेंस की बात कर रहे हैं या एक्सर्जी बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों ने निकाला है जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से हम इवैल्यूएट कर सकें, निकाल सके, और डिवाइसेस को कंपेयर कर सके। इसी तरह एक्सर्जी का भी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, इसको इंजीनियरिंग वे ऑफ ट्रीटमेंट कहिए। इसमें ये पर्टिकुलर लॉ नहीं है, लेकिन हाँ आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट ये है कि एक्स इन माइनस एक्स आउट, नेट एक्सर्जी ट्रांसफ़र हीट वर्क और मास के थ्रू, माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड जो कि हम डायरेक्टली इंट्रोपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये डेल्टा एस सिस्टम रेट के फॉर्म में आपका डॉट आ जाता है, नोट कीजिएगा। और जब ये रिवर्सिबल होगा तो एक्स डिस्ट्रॉयड जो होगा वो 0 हो जाएगा, नोट कीजिएगा। और एक्स जो हीट है, ठीक है, ये अगर रेट के फॉर्म में है तो ये यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एक्स वर्क जो है सिंपल सा यूज़फुल है, रेट के फॉर्म में डॉट आ जाएगा, और एक्स मास जो है वो आपका डॉट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका एक्सर्जी फ्लो के सिस्टम में है, ठीक है। ये फ्लो आ गया है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, ये क्लोज सिस्टम को अगर देखा जाए तो आपका एक्स हीट माइनस एक्स वर्क माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड, ये आपका सिस्टम इस वाले सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है कि आपने अगर हीट दिया और वर्क हो रहा है तो इनलेट में ये आ गया, आउटलेट में ये है, माइनस जो डिस्ट्रॉयड है इज इक्वल टू डेल्टा एक्स सिस्टम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, ये इस वाले सिस्टम है, टोटल एक्सर्जी इंटरिंग जो अंदर घुस रहा है केवल एक्सर्जी वो हीट के माध्यम से है, और जो बाहर काम हो रहा है वो जो बाहर की तरफ जा रहा है वो केवल वर्क है, वर्क ही आउटलेट है। ये आपका एक्स वर्क हो गया माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड। अब इसको एक्स हीट को हम चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं या सम लिख सकते हैं। अगर कई जगह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम जितने बाउंड्री में है उसको हम सम कर देते हैं। के मतलब के पॉइंट से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका सम कर देंगे, सम हर पॉइंट पे जहाँ पे भी बाउंड्री में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम सम करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा आपका एक्सर्जी हीट का। और वर्क वाला जो है वो आपका W जो वर्क है माइनस जो ये सराउंडिंग पे कर रहा है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक्स डिस्ट्रॉयड हमें पता ही है कि हमें T0 एस जनरेशन कर सकते हैं, और डेल्टा एक्स सिस्टम x2 माइनस x1 हो गया। इसको रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डॉट लगा के। तो यहाँ पे बस ये फ़र्क होगा कि ये आपका V2 माइनस V1 को हम लोग DV सिस्टम माइनस T है चेंज, क्योंकि ये P0 डेल्टा V होता है जो चेंज इन द सिस्टम में जो वॉल्यूम चेंज हुआ वही वॉल्यूम आपका सराउंडिंग में चेंज हो रहा होगा, इसलिए आपको P0 डेल्टा V यूज़ करते हैं, और वो नॉर्मली आप रेट फॉर्म में ये D/dt में लिखना पड़ेगा, और बाकी आपका रेट फॉर्म है।
तो ये एक बेसिक आपका डेफिनेशन हो गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आई है कि कैसे हम इसको समझें। तो इसके लिए दो तीन प्रश्न हम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि ये एक्सर्जी बैलेंस को कैसे यूज़ करके आप चाहे वो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन निकाल सकते हैं या कोई और प्रश्न जो है इंटरेस्टिंग प्रश्न जो है तो क्वेश्चन जो है आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल में क्या है कि आपके पास एक स्टेडी हीट ट्रांसफ़र जो एक ब्रिक के माध्यम से दिया गया है जिसमें कि 5 मीटर बाय 6 मीटर, तो ये 5 मीटर बाय 6 मीटर मतलब आपके पास 5 मीटर बाय 6 मीटर का ब्रिक है और थिकनेस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये 5 मीटर बाय 6 मीटर का ब्रिक है और थिकनेस जो है 30 सेंटीमीटर है। गिवन अ डे मतलब कोई भी एक दिन जो है टेम्परेचर जो है वो बाहर का अगर 0 डिग्री है, ठीक है, और टेम्परेचर जो घर का 27 डिग्री पे हमें मेंटेन करना है। तो ये सपोज ये घर हो गया, अंदर हो गया, ये तो ये बेसिकली हाउस हो गया। अंदर इसका 27 डिग्री पे मेंटेन है, इस वॉल पे 20 डिग्री पे है, बाहर के वॉल पे 5 डिग्री है। ऑफ कोर्स हीट ट्रांसफ़र अंदर से बाहर हो रहा है और ये जो रेट है जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो 10 Q जो है वो 1035 वाट है, जूल्स पर सेकेंड पे है। तो ये वाट दिया हुआ है। अब ये है कि हमें जो निकालना है रेट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रक्शन इन द वॉल एंड रेट ऑफ टोटल एनर्जी डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद द हीट प्रोसेस। मतलब एक तो ये कि जो हमारा एक्सर्जी का जो डिस्ट्रक्शंस हो रहा है इस वॉल में और साथ में टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन जो है इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो क्या है। पहला तो ये है कि आप एक्सर्जी बैलेंस लगा सकते हैं कि एक्सर्जी बैलेंस में एक्स इन माइनस एक्स आउट, चूँकि रेट फॉर्म में है तो डॉट लगाया हुआ है और हमें पता है कि ये एक्स क्या है, ये बेसिकली रेट है जो कि हीट या वर्क या मास के थ्रू है। चूँकि इसमें केवल हीट ही है तो केवल इनलेट आ जाएगा Q डॉट 1 माइनस T0 बाई टी इन है। T0 सराउंडिंग और T आपका सिस्टम के हिसाब से है ना। इसमें दो चीज़ हमने लिखी हुई है, एक ये कि ये इन जो है ये हो गया और आउट जो है ये हो गया, जो डिस्ट्रक्शंस है वो ये हो गया और रेट हमने इसे चूँकि ये स्टडी मान के चल रहे हैं तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। इसमें एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि पहला तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इन द वॉल क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सिस्टम लेते हैं जो कि आपका ये वॉल ही हो गया। तो पहला प्रश्न में आपका वॉल को हमने सिस्टम लिया, ठीक है, और एक्स इन वॉल में आपने नोटिस किया कि वॉल अगर सिस्टम है, सराउंडिंग इसका जो इनलेट पे है, बाउंड्री पे है टी, ये आपका टी निकल के आया 20 डिग्री सेल्सियस और ये आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ये टी है और T0 इस पे जो है वो आपका 273 पे ही, ओके, क्योंकि वो T0 है, वो इन्वायरमेंट कंडीशन पे है। तो आपका ये एक्स इन जो है जो यहाँ से निकल के आया है ये है आपका एक्स इन Q डॉट 1 माइनस T0 बाई टी इन और ये आपका है 1 माइनस T0 बाई टी आउट और ये माइनस एक्स डॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वॉल, अभी वॉल की बात कर रहे हैं जो वॉल में है, ठीक है। अब रेट आपका चूँकि ये स्टेडी स्टेट है तो रेट आपका 0 होगा डिस्ट्रक्शन का, इसका एक्स का, तो dx बाई dt जो है वो 0 है। इसमें ध्यान दिया जाए क्या है कि T0 जो है वो मैंने 273 के है, ओके, और T क्या है इसमें, T इन क्या है, T इन का कंडीशन 293 है, ओके, 273 प्लस 20 और T आउट का कंडीशन क्या है 278 है केल्विन, ठीक है। तो ये अगर करेंगे और Q आपको दिया हुआ है 1035 वाट, तो x डॉट निकल के आएगा 52.0 वाट, ठीक है। तो ये आपका एक डिस्ट्रक्शन हो गया, x डॉट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हुआ जो वॉल में आपका इस प्रोसेस में जो वॉल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो वॉल में हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न था कि अगर आप टोटल डिस्ट्रक्शन की बात करें, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है एयर जो आपका वॉल से इधर से जो आ रहा है ऐसा अंदर से, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है। अब अगर हम लोग पूरा सिस्टम ऐसा ले लेते हैं, सराउंडिंग भी ले लिया है, इमीडिएट प्लस सराउंडिंग, तो क्या हो,
तो अगर आपने पूरा सिस्टम ले लिया तो एक तरफ तो आपका ये बाउंड्री जहाँ से हीट हो रही है वो 27 हो गया क्योंकि रूम टेम्परेचर, और दूसरा आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया ये एक्सटेंडेड सिस्टम। अगर हमने सिस्टम प्लस जो एयर एडिशनल इमीडिएट सराउंडिंग ले लिया तो एक्सटेंडेड सिस्टम लिया है। ठीक है, जिसमें कि आपका ये रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर वही बाउंड्री पे आ गया, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट का है वो भी बाउंड्री आ गया दूसरे साइड। तो यहाँ से आप एक्सटेंडेड सिस्टम से आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं यही आप जो एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू डी एक्स सिस्टम बाई डी टी, जो कि 0 होगा। तो इस केस में जो हमने टोटल डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो निकालेंगे तो एक्स इन जो है माइनस एक्स आउट इज माइनस एक्स डॉट डिस्ट्रक्शन, ये आपका 0 है। ओके, और ये डॉट में है और ये निकल के आएगा क्यू डॉट 1 माइनस टी ज़ीरो बाई टी इन माइनस क्यू डॉट 1 माइनस टी ज़ीरो बाई टी आउट। अब क्वेश्चन उठता है कि माइनस एक्स डिस्ट्रक्शन, अब ये डिस्ट्रक्शन जो है ये टोटल सिस्टम का है, वॉल प्लस इमीडिएट सराउंडिंग। अब ये पार्ट आपको देखना है कि किस तरह से करना है, कि मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ये जो टी है T0 तो उतना ही रहेगा 273, बट ये जो टी है ये बाउंड्री का टी है, ये बाउंड्री का ट्री में ये वाला टी जो है वो आ जाएगा 300 केल्विन पे क्योंकि ये 27 डिग्री सेल्सियस है, और ये वाला टी है जो आउट है ये 273 केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डिस्ट्रक्शन जो है वो निकल के आएगा 93.2 वाट। और दोनों के डिफरेंस में जो पहला वाला केस है जो कि वॉल के साथ जुड़ा हुआ है जो डिस्ट्रक्शन, और दूसरे वाले केस में जो टोटल डिस्ट्रक्शन है इसमें 41.2 वाट का डिफरेंस है, जो कि ये बताता है कि एक्सर्जी जो है जो डिस्ट्रॉय हो गया इतना, जो एयर है लेयर है दोनों के बीच में जो एयर है उसके बीच में इतना डिस्ट्रॉय हो गया। और यही चीज़ आप चाहे तो एंट्रोपी जो जनरेट हो रहा है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि ये कैसे वो T0 एस जनरेशन से जुड़ा हुआ है, और ये अलग से करके आप जो ये टर्म है उसको आप दिखा भी सकते हैं एंट्रोपी जनरेट करके, और वहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स डिस्ट्रक्शन। तो वो भी आप अभ्यास कर सकते हैं अपने आप से। अब एक और प्रश्न लेते हैं जो कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस से जुड़ा हुआ है। इस केस में आपके पास ये स्टेट 1 है जो कि 0.05 kg ऑफ स्टीम जो है 1 मेगा पास्कल 300 डिग्री सेल्सियस है, और स्टीम जो है वो एक्सपैंड करती है फाइनल स्टेट पे जो कि स्टेट 2 है। और इस प्रोसेस में इस प्रक्रिया में ये हीट लॉस है सराउंडिंग की तरफ जाता है हीट, जो कि 2 किलो जूल्स जो है ये लूज़ करता है। सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और 100 किलो पास्कल दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्सर्जी ऑफ द स्टीम जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में है, एक्सर्जी चेंज जो है इस सिस्टम का जो कि आपका स्टीम के साथ जुड़ा हुआ है, और एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है, और सेकंड लॉ एफिशिएंसी ऑफ द जो प्रोसेस का है। तो इस प्रश्न में मैं सॉल्व नहीं करूँगा पूरा डिटेल में, पर स्टेप्स जो है वो लिख देंगे जिससे कि आपको समझ में आए कैसे इसे सॉल्व करना है। बाकी डेटा तो आपके टेबल्स में है, उसको आप अगर प्लग इन करेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए मैं शुरुआत करते हैं इसको। तो पहले चीज़ तो ये है कि आपको ये निकालना है कि एक्सर्जी स्टीम की कितनी है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। तो एक्सर्जी का डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, बट कुछ चीज़ें हम लोग एज्यूम कर लेंगे, जैसे कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की नेग्लिजिबल है, तो वो पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसका P1 और T1 जो इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, इसका आप टेबल से निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालेंगे तो ये टेबल देखेंगे तो ये टेबल जो है A6 और A6 इम्पॉर्टेंट पड़ जाएगा, और डेड जो स्टेट है इसके लिए आपको A4 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको U0, V0 और S0 देना पड़ेगा, देख सकते हैं। और U0, V0, S0 जो है वो हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे U ऑफ F, V ऑफ F और S ऑफ F एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेड स्टेट का रेफरेंस डेटा मिल जाएगा। अब स्टेट 2
और टेबल स्टेट 1 इसका डेटा आपको A6 मिल जाएगा, जहाँ पे आपको U1 मिल जाएगा, इसका V1 मिल जाएगा, S1 मिल जाएगा, और इसी तरह U2 मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा, S2 मिल जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है X, जिसे कहेंगे हम कि इनिशियल स्टेट का एक्सर्जी, वो है आपका मास U1 माइनस U0 माइनस T0 S1 माइनस S0 प्लस P0 V1 माइनस V0। तो इसमें T0 जो है वो P0 जो है ये सराउंडिंग का है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी जो U1 U0 S1 S0 V1 V0 ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो आराम से आपको मिल जाएगा X1, क्योंकि मास भी M भी दिया हुआ है जो कि आपका 0.05 है। ठीक है, तो ये निकल के आता है 35.0 किलो जूल्स। ठीक है, इसी तरह आप X2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ दिया हुआ है, या आपको ये भी दी हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास, तो ये निकल के आता है 25.4 किलो जूल्स। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जो X1 से स्टेट 1 से स्टेट 2 आने में आपको करीबन डेल्टा X जो है, जो एक्सर्जी चेंज है, वो डेल्टा X जो निकल के आया वो है X2 माइनस X1, ये माइनस 9.6 किलो जूल्स निकला। इसका मतलब इतना हम लॉस किए हैं, इतना हमारा जो है वो एक्सर्जी लूज़ हुआ है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल करते तो इतने अमाउंट ऑफ 9.6 किलो जूल्स अमाउंट है जो यूज़फुल वर्क हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि आपको निकालना है टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन। टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको ये भी देखना है कि भाई जो हीट लॉस हुआ है उसको भी अगर कैप्चर कर सके किसी माध्यम से, तो वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि जब भी हम लोग टोटल की बात करते हैं तो सराउंडिंग को भी कैप्चर करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्सटेंडेड सिस्टम करें, आप सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग को कंसिडर करें एज ए एक्सटेंडेड सिस्टम, जिससे कि आपका जो सराउंडिंग का जो बाउंड्री है वो इन्वायरमेंट का बाउंड्री हो जाए, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर T0 हो जाएगा, जिससे कि उसके इमीडिएट सराउंडिंग के बाउंड्री से कोई एक्सर्जी ट्रांसफ़र का हम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें चूँकि वो एग्जैक्टली T0 होगा तो एक्सर्जी ट्रांसफ़र 0 होगा उसमें। इसके लिए हमें एक्सटेंडेड सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे कि हम लोग ये कहें कि मान के चले कि ये सिस्टम ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इनिशियल आपका P1 T1 है, ठीक है, और ये T0 है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये, जिससे कि ये जो बाउंड्री है यहाँ पे T0 है। तो अगर आप मान के ये चले तो X इन माइनस X आउट माइनस X डिस्ट्रक्शन हो गया डेल्टा X सिस्टम। ठीक है, X2 माइनस X1, इसमें आपको ये X इन जो है, चूँकि इसमें एडिशनल वर्क भी होगा, X आउट चूँकि अब आपने बाउंड्री ले लिया तो X आउट इन जनरल आपको 0 हो गया, क्योंकि अब एक्सटेंडेड सिस्टम का बाउंड्री से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट X इन जो है वो चूँकि वर्क तो हो रहा होगा, यहाँ पे P ये वाला वर्क तो है, चूँकि पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये वर्क जो है वो माइनस X वर्क आउट हो गया। ठीक है, वो सराउंडिंग पे हो रहा है, ये 0 हो गया, माइनस X डिस्ट्रक्शन, तो ये हो गया X2 माइनस X1, तो यहाँ पे X डिस्ट्रक्शन हो गया आपका X1 माइनस X2 माइनस W जो हम लोग यूज़फुल वर्क जो आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो यूज़फुल वर्क बाउंड्री वर्क है जो डिलीवर करेगा जैसे सिस्टम एक्सपैंड करेगा। अब इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा। तो E इन माइनस E आउट इज इक्वल डेल्टा E सिस्टम। ठीक है, तो माइनस WB आउट ये आपका डेल्टा U है, और WB आउट निकालने के लिए आपको माइनस डेल्टा U, तो निकल के आया 2 किलो जूल्स माइनस जो M, और ये डेल्टा U को हम लिख सकते हैं M U2 माइनस U1। यहाँ से आप जो डेटा अगर डालेंगे तो निकल के आएगा टोटल अमाउंट करीबन 8.8 किलो जूल्स। ठीक है, बट ये वर्क जो है इसमें हम सराउंडिंग का जो काम कर रहा है वो भी इंक्लूडेड है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा,
और वहाँ से तब निकलेगा W यूज़फुल जो है। तो WU जो आउट है वो W जो अभी ये निकाला हमने B माइनस W सराउंडिंग, ठीक है। तो ये जो B आउट है ये आपका सराउंडिंग बी आउट तो हमने निकाल चुके हैं। बी आउट तो बी आउट तो 8.8 किलो जूल है। व्हाट सराउंडिंग क्या है? तो ये डब्ल्यू बी आउट है माइनस P0 M V2 माइनस V1, जो स्मॉल जो डेल्टा V चेंज होगा मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई जो प्रेशर जो सराउंडिंग का है। सो ये निकालने के लिए चूँकि बाहर तो एयर है तो एयर को कॉन्सेप्ट है, ये तो निकल गया आपका जो स्टीम का चेंज है स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ये जो मास है ये भी आपका स्टीम का, ये 0.05 kg। ये जो P0 है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो P0। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 8.8 जो निकल के आता है 5.3 किलो जूल्स, ठीक है। तो एक बार आपको ये मिल गया तो आप एक्स डिस्ट्रॉयड निकाल सकते हैं। एक्स डिस्ट्रॉयड जो निकल के आ जाएगा आपका 4.3 किलो जूल्स, ठीक है। आप ये उत्तर जो है वो एस जनरेशन से भी निकाल सकते थे। तो अगर आप देखें तो एक्स डिस्ट्रॉयड जो है ये आपने कहा था T0 एस जनरेशन, और एस जनरेशन इसमें क्या है कि ये हो गया M S2 माइनस S1 प्लस जो हीट ट्रांसफ़र का Q सराउंडिंग जो जा रहा है डिवाइडेड बाई T0। तो Q सराउंडिंग तो है आपका 2 किलो जूल्स और T0 आपको दी हुई है 298 केल्विन। S2 S1 आप स्टीम से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, स्टेट 1 और स्टेट 2। T0 आपको पता है ये भी 298 केल्विन है। जब ये आप प्लग इन करेंगे ये वैल्यू तो आपको निकल जाएगा एग्जैक्टली यही अमाउंट 4.3 किलो जूल्स। तो ये ऐसे भी निकाल सकते थे, तो ये थोड़ा सिंपलर दिखा आपको, है कि नहीं। अब आखिरी पार्ट जो है इसका वो ये है कि ईटा 2 निकालना है इस प्रोसेस का। जो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी है उसके लिए हमें जनरल डेफिनेशन हमारा था कि एक्सर्जी जो है रिकवर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सर्जी जो हमने खर्च किया है एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंडेड तो वही हुआ कि डेल्टा एक्स हो गया आपका एक्सपेंडेड, और रिकवर्ड जो होगा वो डब्ल्यू यूज़फुल हुआ, ठीक है। तो ये आपका 5.3 जो निकाला और डेल्टा एक्स जो है वो 35 माइनस 25.4, तो ये निकल के आता है 0.552 जो कि 55.2%। इसका मतलब ये हुआ कि 4.8% जो है वेस्ट हो गया इस प्रोसेस में एक्सर्जी हमारा। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने देखा कि किस तरह से हमने सिस्टमेटिकली किया है। इसको आप और अभ्यास कर सकते हैं और जहाँ पे आपको एक्सर्जी यूज़ करना वहाँ कर सकते हैं। कई बार आप ये प्रश्न जो है एंट्रोपी जनरेशन से भी कर सकते हैं, पर ये एक तरह से एक तरीका है इस प्रोसेस को समझने का। तो कई जगह ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है एक्सर्जी एनालिसिस में, ठीक है। तो एक्सर्जी है ये, ओके। तो इसमें एक और आखिरी प्रश्न करते हैं इस लेक्चर में। ये है आपका एक इंसुलेटेड एयर टैंक जिसमें कि ये एयर जो है 1 kg है, 140 किलो पास्कल, इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस है और इसमें वर्क हो रहा है। और इसका टेम्परेचर जो है इस प्रोसेस में रिवर्सिबल वर्क हो रहा है और इस प्रोसेस में टेम्परेचर 20 डिग्री से कुछ हद तक जाता है। तो हमें इस टाइप के प्रश्न को आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं कि कितना वर्क करना है टेम्परेचर को चेंज करने में। इस तरह के प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। तो इसको सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, चाहे रिवर्सिबल वर्क अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स इन माइनस एक्स आउट इज इक्वल टू एस डिस्ट्रक्शन। चूँकि रिवर्सिबल है तो हमेशा ये ज़ीरो रहेगा। तो आप डब्ल्यू इन रिवर्सिबल इन इज इक्वल टू जो है x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इंसुलेटेड है, ठीक है, और रिवर्सिबल है और एक ही वर्क हो रहा है तो एक्स इन भी जो है डब्ल्यू रिवर्सिबल इन है, एक्स आउट आपका 0 है और ये x2 माइनस x1 है जो कि E2 माइनस E1 प्लस ये है। चूँकि ये क्लोज सिस्टम है तो ये वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो E2 को भी आप लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी में। तो एक सिंपल सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस T0 चेंज इन एंट्रोपी हो गया। तो इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। जो अगर इस कंडीशन में एयर लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं, तो ये निकल के आएगा 1 किलो जूल्स और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 20.6 किलो जूल्स है अगर ये फाइनल टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस है इस प्रक्रिया में। तो ये
इस टाइप का चीज़ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक रिवर्सिबल हीट पंप दिया जिसमें कि डब्ल्यू नेट 1 किलो जूल्स रखा। इनिशियली जो है एम्बिएंट टेम्परेचर पे 20 डिग्री था, यहाँ पे 19.6 kg का इफ़ेक्टिवली आपने इनिशियल इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, और जैसे कि फाइनल जो है वो आपका 20.6 किलो जूल्स, इनिशियली आपका 19.6 किलो जूल्स था और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है 20.6 किलो जूल्स हो गया। तो एक तरह से इस तरह के थॉट प्रोसेस भी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सएजी के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं अप टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। बट इस तरह की प्रॉब्लम आप कई ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक्सएजी से भी नहीं। लेकिन अगर प्रश्न एक्सएजी के बारे में है तो उसको आप यूज़ करें। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया कि एक्सएजी का इन जनरल पर्पस क्या है, क्या मकसद है एक्सएजी जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, और चेंज इन एक्सएजी को कैसे आपने यूज़फुल वर्क से उसकी वैल्यू निकाली, और किस तरह से वो एस जनरेशन से भी जुड़ा हुआ है, और जो डिक्रीज़ इन एक्सएजी प्रिंसिपल है कैसे भी जुड़ी हुई है इंक्रीज़ इन एंट्रोपी से। और आगे इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सएजी बैलेंस और कुछ कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में, जब फ्लो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे, फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में।